Hello everyone, welcome back to the channel Shiksha with Diksha. So on viewers demand अब हम competitive marketing की जो PYQ है उसको भी कवर करने जा रहे हैं. So I'm going to give a shout out to Nanka Kumari, Vivek Singh, विनायक पांडे एंड मोहिनी लाकड़ा. इन द नेम कमेंट किया था इन लोगों ने कि यदि PYQ भी बना दिया जाए competitive marketing का. So PYQ की भी ये वीडियो है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. इसमें जो हमारे पीवीक्यू में एक केस स्टडी आई हुई है, इट इज वेरी जेनरिक, वेरी इजी. उसमें सीधा से ये है कि आपका जो ये एबीसी फार्मास्यूटिकल्स कंपनी है, उसको ना कम्पिटिटिव प्रेशर जो है फील हो रहा है. अब उस बेसिस पे कैसे उसको एनालिसिस करना चाहिए, ये सब चीजें उसमें क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कम्पिटिटिव का उसको प्रेशर फील हो रहा है, बार्गेनिंग ऑफ द सप्लायर्स, बार्गेनिंग ऑफ द हम बोल सकते हैं बायर्स, ये सब चीजें उसको ना बहुत सफर कर रहा है वो पर्सन. सो अब उसके बेसिस पे आपको पोर्टर्स के 5 फोर्सेस के बेसिस पे आपको बताना है कि क्या क्या उसको एनालिसिस पे ध्यान रखना चाहिए. ठीक है, तो बहुत इजी है, सीधे सीधे से आपको बस पोर्टर के 5 फोर्सेस एनालिसिस आपने बतानी है. पोर्टर के 5 फोर्सेस एनालिसिस में बताने के लिए आप इसमें बताएंगे, आपको पता ही है 5 होते हैं यहाँ पे: थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स, bargaining power of the suppliers, bargaining power of the buyers, threat of the substitutes and competitive rivalry. ठीक है, उसमें होता क्या क्या है, सीधी सी बात है कि न्यू एंट्रेंस में आपको देखना पड़ेगा कि अगर आप कोई नई मार्केट में एंट्री लेना चाह रहे हो, सो वहां पे आप अलाउड हो या नहीं हो, वहां पे आप अपनी प्रेस्टीज या इमेज वहां बना भी पाएंगे नहीं बना पाएंगे, ये चीज मैटर करती है. ऐसा हो सकता है ना कि भैया वहां पर जो है इतने बड़े बड़े टाइकून्स बैठे हुए हैं कि दे वुड नॉट अलाउड यू टू एंटर इन द मार्केट. सो वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है. तो वही यहाँ पे ये है कि हाई एंट्री बैरियर्स जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उसमें होता है हमेशा. ठीक है, कि एंट्री बैरियर्स होते हैं. और क्यों होते हैं? क्योंकि R&D कॉस्ट जो होती है वो ज्यादा होती है, क्योंकि इतने बड़े हमें एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं, टेक्नोलॉजिकल खर्चा इतना सारा होता है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता. तो कहीं ना कहीं जो न्यू पर्सन होते हैं, जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं, वो अवॉइड करते हैं इन फील्ड्स में एंट्री लेना. ठीक है, इसमें रेगुलेटरी अप्रूवल्स और ये सब चीजें बहुत ज्यादा होती है, विच इज मेक रिस्कियर फॉर द न्यू एंट्रेंट्स टू एंटर इन द मार्केट. ठीक है, सो थ्रेट फॉर द ये न्यू एंट्रेंट्स है. ठीक है, अब और पेटेंट प्रोटेक्शन, ये सब चीजें जो चैलेंजिंग हो जाता है न्यू एंट्रेंट्स के लिए. बार्गेनिंग पावर्स ऑफ द सप्लायर्स, कि हाउ द सप्लायर्स एबल टू रेगुलेट द मार्केट. सप्लायर्स के पास अगर पूरा पूरा है मतलब पकड़ आपके रॉ मटेरियल्स की, आपके सोर्सेज की, सो माइट कि वो जिस हिसाब से मार्केट को नचाना चाहे वो नचा सकते हैं. सो वो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करना है बार्गेनिंग पावर दो सप्लायर्स. तो इसमें क्या है कि मॉडरेट टू हाई है. ये क्यों, मतलब आपको ना ये सब चीज थोड़ी सी बतानी पड़ेंगी, कमेंट्स आपको अपना देने पड़ेंगे कि जब चेक करे पेपर तो वो समझे कि हाँ भाई, जो भी बच्चा पेपर दे रहा है उसने उस केस स्टडी को अच्छे से समझा है, वो अपने फीडबैक से भी बता रहा है और उसमें एक्सप्लेनेशन में बता रहा है कि व्हाट उसने पहले आरसीए की तरीके से आप लेके चलो कि क्या आपने कॉस्ट पकड़ी, उसका क्या एनालिसिस किया और क्या आप सोल्यूशन दे रहे हो, आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा. ठीक है, सो आप अब इसमें अपना क्या बताओगे कि इसमें रिस्क क्या है, मॉडरेट टू हाई है. रीजन बिहाइंड दिस, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स के जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सॉरी, ठीक है, ये जो केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ना आपको जब लेने पड़ते हैं तो आप किसी किसी सप्लायर से ही ले सकते हो, हर किसी से नहीं ले सकते हो. लाइसेंसिंग का यहाँ पे इशू होता है. सो ये भी एक तरीके से चैलेंजेबल है आपके लिए. ठीक है, और कॉस्ट वगैरह जो है वो कौन रेगुलेट करेंगे, वही रेगुलेट करेंगे. उन्होंने अगर एक बार को अपने केमिकल्स की पैसे जो है बढ़ा दिए, तो आप चाहते हुए ना चाहते हुए आपको अपने प्राइसेस को भी अल्टरेशन करना पड़ेगा. तो ये बार्गेनिंग पावर ऑफ द सप्लायर्स होगी. और फार्मास्यूटिकल के बेसिस पे भी मैंने आपको बता दिया. बार्गेनिंग पावर ऑफ द बायर्स की होगी, भैया बायर्स कितने एबल हैं कि वो आपकी मार्केट को या आपके डिसीजंस को रेगुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर क्या है कि आपको पता है फार्मास्यूटिकल्स जो होती है ये नेसेसिटीज में आती हैं, तो इसमें गवर्नमेंट कहते हैं इंटरफेरेंस भी होगा. ठीक है, बायर्स की जो इसमें नेसेसिटीज चीजें आ रही हैं, तो यहाँ पर जो होगी फ्लोरिंग ऑफ द प्राइसेस हो सकती हैं. फ्लोरिंग ऑफ द प्राइसेस होंगी तो आपको अपने प्राइसेस को जो है नेगोशिएट करके लोअर करना पड़ेगा. ये चीज इसमें आ गई. ठीक है, अब या जो आपको जेनरिक अल्टरनेट्स देखने पड़ेंगे कि भैया बायर जो है वो उसको कॉस्ट इफेक्टिव चीजें मिल जाए. तो ये चीज भी ये थोड़ा सा ट्रबल है. ठीक है, हम ये एनालिसिस कर सकते हैं. थर्ड ऑफ द सब्स्टिट्यूट्स क्या होता है कि
किस तरीके से जो आपके प्रोडक्ट है, जो आपका कोर प्रोडक्ट है, उसके कितने सब्स्टिट्यूट्स, कितने अल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो अगर ऐसे फार्मास्यूटिकल्स में देखा जाए तो हमारे फार्मास्यूटिकल्स में हर्बल और ये सब चीजें जो मेडिसिन होती हैं, दीज आर द सब्स्टिट्यूट ऑफ द, हम बोल सकते हैं ये अंग्रेजी वाली दवाई के, ठीक है। तो उसके लिए हम कहते हैं ये भी चैलेंजिंग है कि लोगों को हो सकता है कि अगर आप ढंग से उनको सेटिस्फाई ना कर पाओ कस्टमर्स को, so they might get motivated to switch to other substitutes, तो वो आपके लिए यहाँ पे थ्रेट है। ठीक है, competitive rivalry यहाँ पे क्या आ जाता है कि यहाँ पे बहुत सारे मार्केट्स ऑलरेडी हैं, बहुत बड़े टाइकून्स ऑलरेडी बैठे हुए हैं कि जो आपके नए प्रोडक्ट को चलने नहीं देंगे। ठीक है, जैसे आपको पता है कोविड के टाइम पे बहुत सारी वैक्सीन आ गई थी, तो जो सी प्राइवेट वैक्सीन जो बड़ी बड़ी कंपनीज थी उन्होंने अपनी फिर भी एक धाक बना करके रखी थी कि यस, हम तो इतना अच्छा देते हैं, जो आप और वैक्सीन लेंगे वो ट्रस्टेबल नहीं है, वो टेस्टेड नहीं है, ये सब चीजें वो कर सकते हैं। सो ये कम्पिटेटिव राइवलरीज में आ जाता है। ठीक है, सो इन सब चीजों फार्मास्यूटिकल्स में क्या होता है कि छोटा सा मतलब ज्यादा सप्लायर्स नहीं होते दो, बट जो कंपटीशन होता है दे हैव इतना अच्छा मार्केट शेयर विद देम कि वो उसके बेसिस पे आपको जो है मार्केट से आउट कर सकते हैं। ठीक है, मतलब थोड़े टाइम के लिए वो अपना लॉस बियर करेंगे एंड देन दे विल लीड यू टू मेक अ आउट ऑफ इट, मतलब आप वहां से दफा हो सकते हो पूरा पूरा। ठीक है, स्ट्रैटेजिक रिकमेंडेशंस में क्या क्या हम दे सकते हैं कि भैया आप अगर R&D अच्छे से कर लो, सो दैट वुड बी फाइन कि आप एंट्री लेने से पहले ही आप पूरा फुल फ्लेज होकर के प्लान होकर के जाओ। ठीक है, सेकंड आ जाता है स्ट्रेंथन द सप्लायर रिलेशनशिप्स। अगर आप सप्लायर्स के साथ रिलेशनशिप इतना अच्छा करोगे, तो अगर कुछ भी हम बोल सकते हैं चेंजेस आते हैं या वेरिएशंस आते हैं प्राइसेस में रॉ मटेरियल के, तो आप कुछ तरीके से स्टार्टिंग में ही पहले अपनी प्लानिंग लेकर के चल सकते हो, या आपको सडन प्राइस हाई नहीं करने पड़ेंगे, वो सब चीजें आप अच्छे से कर सकते हो। एनहांस द कस्टमर रिलेशनशिप। अगर कस्टमर रिलेशनशिप अच्छे हैं, अगर आपके कहते हैं सर्विसेज अच्छी हैं कस्टमर के साथ, सो जितना मर्जी कहते हैं गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस हो, या जितना मर्जी कहते हैं आपको नुकसान करना हो, कस्टमर की प्रेफरेंसेस को अगर आप केटर कर रहे हो, सो यू वुड बी काइंड ऑफ इरिप्लेसेबल इन द मार्केट। आप इरिप्लेसेबल बन जाएंगे और कस्टमर आपको ही चाहेंगे, भले ही आप कितनी ही परेशानी क्यों ना झेल रहे हो। ठीक है, उसके बाद आ जाता है डाइवर्सिफाइंग द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो। आप एक ही नीश के ऊपर यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, आपको थोड़ा सा यहाँ पर डाइवर्सिफाई होना चाहिए। जैसे कि अगर आप सिर्फ मेडिसिन दे रहे हैं, सो माइट इट वुडंट वर्क फॉर यू बेस्ट। आप साथ के साथ टूल्स जो हैं, हम बोल सकते हैं जो मेडिकल टूल्स वगैरह होते हैं, सिरिंजेस वगैरह, ये सब चीजें उस पे भी देख सकते हो, थोड़ा मशीन्स वगैरह पे जा सकते हो। ठीक है, कंसल्टेंसी आप इसमें साथ में बिल्ड कर सकते हो। सो ये हम रिकमेंडेशन दी जाती है कि जिससे आपकी डिपेंडेंसी जो है वो प्रोडक्ट्स में ना रहे। ठीक है, मॉनिटरी मॉनिटरिंग द रेगुलेटरी चेंजेस। जो भी गवर्नमेंट के चेंजेस हो रहे हैं उसको तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको गवर्नमेंट के साथ रहना है तो वो तो आपको देखना पड़ेगा ही कि उनकी कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन आ जाता है पैसले एनालिसिस फॉर द पेप्सिको। तो पेप्सी कंपनी जो है उसके लिए हमें पैसले बताना है। पैसले भी आपको पता है इट इज वेरी इजी, वी ऑलरेडी हैव स्टडीड अबाउट पैसल अप्रोच एनालिसिस इन द आवर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट सब्जेक्ट में, तो उसमें हम अच्छे से कर सकते हैं कि देखो पैसले का इसमें क्या होता है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, लीगल एंड एनवायरमेंटल। मुझे लगता है कि इसमें बहुत ही लल्टू क्वेश्चन है ये, आपको मतलब थोड़ा सा दिमाग में नहीं लगाना पड़ेगा, जस्ट आप लिखना स्टार्ट कर दोगे इसमें। सो पॉलिटिकल में क्या होता है, जो भी रेगुलेटरी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं वो सब चीजें। सो पेप्सी कंपनी का क्या है, उसको रूल्स एंड रेगुलेशंस देखनी पड़ेंगे अगर वो उसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन करना चाहती है। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो भी टैक्सेस वगैरह होंगे, उसको सबको देखना पड़ेगा, ग्लोबल लेवल पे पॉलिसीज को कैटर करना पड़ेगा। ठीक है, इकोनॉमिक लेवल पे उसको क्या करना पड़ेगा, उसको फ्लक्चुएशन देखनी पड़ेंगी कि भैया क्या क्या राइवलरी कंपनीज हैं मार्केट में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं, कि उनके प्राइसेस के बेसिस पे आपको थोड़ा सा प्राइसिंग अपनी करनी पड़ेगी। कि अगर कोको कोला जो है वो अब मैं बोलूं 40 रुपए की बोतल दे रहा है, और अगर आप 45 की दे रहे हो, सो आप बोल सकते हो कि हाँ आपका काम चल जाएगा प्राइसिंग में। बट अगर कहाँ 40 है और आप एकदम से 60 पे कर रहे हो, सो कोई आपको नहीं खरीदेगा भाई, आप इतना भी कोई अच्छा सा फॉर्मूला नहीं दे रहे हो, इतना डिस्टिंक्ट आपका कोई फॉर्मूला नहीं है। सो कहते हैं तो आपको वो सब चीजें भी ध्यान देनी पड़ेंगी कि क्या करेंसी फ्लक्चुएशंस है, क्या कहते हैं इकोनॉमिक डाउन टर्म्स हैं, ये सब चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, सोशल यहाँ पर आ जाता है कि कस्टमर की प्रेफरेंसेस से बेसिस पे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर मैं पर्टिकुलरली पेप्सिको की बात करूँ कि भैया क्या हाउ दे आर लाइकिंग, कौन कौन से बंदे हैं जो
पेप्सी पीते हैं और उनकी क्या क्या फर्दर डिमांड्स हैं, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। हेल्थ कॉन्शियसनेस उसमें आ जाती है, ठीक है, वो सब चीजें सोशल में आ जाएंगी। टेक्नोलॉजिकल में इसमें आ जाता है कि आप फर्दर उसमें क्या इनोवेशंस लेके आ रहे हो, क्या आप उसमें कोई न्यू और कहते हैं, हम बोल सकते हैं फ्लेवर्स वगैरह या वेरिएंट्स लेकर के आने वाले हो। सो यहाँ पे इनोवेशन से और टेक्नोलॉजिकल बेसिस पे आ सकता है। ठीक है, लीगल यहाँ पर आ जाएगा कि जो भी कंप्लायंसेस हैं, जो भी हमारे लॉज रिलेटेड, जो भी लेबलिंग है, एडवर्टाइजिंग में जो भी स्टैंडर्ड्स हैं, उसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। आप किसी को भी डिफेम नहीं करना चाहिए। आप जो भी आपकी लेबलिंग हो दैट शुड बी यूनिक। आपके जो ब्रांड्स हैं उसके आपके पेटेंट्स होने चाहिए। ये सब चीजें हमारे कंप्लायंस और लीगल में आ जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल में हमारा आएगा कि हम जो भी मतलब अपना प्रोडक्ट बना रहे हैं वो इतना सस्टेनेबल हो या इतना इकोनॉमिकल, सॉरी इकोनॉमिकल कह रही हूँ, एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो कि जिससे आपका सीएसआरपी जो है वो भी फुलफिल हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड आ जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कम्पिटिटिव एनालिसिस फॉर द हैंडमेड पोट्री फर्म एंटरिंग द इंडस्ट्री। सो इसने बोला कि कम्पिटिटिव एनालिसिस बनाना है हैंडमेड पोट्री फर्म का, ठीक है, जो कि इंटरेस्टेड है एंटरिंग इन द इंडस्ट्री। सो आपको पता है पोट्री फर्म क्या होती है, ठीक है, जो हैंडमेड का कहते हैं काम वाम हो गए, आर्टिसंस वगैरह हो गए, वो सब इसमें आता है। तो इसका हमें कम्पिटिटिव एनालिसिस बना करके देना है।